हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या कहता है, जैसे मान लो ये आपके पास इस तरीके की ट्यूब है एक, ठीक है, जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है। इस तरीके से मान लो आप ये, ठीक है, जैसे ये बनाई है मैंने। इसमें क्या किया है मैंने, देखो इसका एरिया जो है वेरी करवाया, मतलब यहाँ पर बड़ा एरिया रखा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला, ठीक है। ये क्या रखा है मैंने, थोड़ा बड़ा रखा है। और यहाँ पर देख लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, छोटा है। मान लो ये वाला जो एरिया है ये ले लिया हमने A1 और ये वाला जो एरिया लिया है हमने A2 लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, इधर वेलोसिटी मान ली हमने V1 है और इधर जो वेलोसिटी है वो मान ली हमने V2 वेलोसिटी से ये फ्लो कर रहा है। देखो सिंपल सी एक कहानी पहले समझ लो कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको क्या बताती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको बताती है कि A1 V1 इज इक्वल टू में A2 V2। अगर ये मैंने दो सेक्शन लिए हैं, एक A मान लिया सेक्शन और एक ये B, ठीक है, तो इन दोनों सेक्शंस पे जो प्रोडक्ट है एरिया और वेलोसिटी का वो सेम रहेगा। मान लो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट करके आया है और यहाँ पर प्रोडक्ट करके आया है, वो सेम रहता है। यानी कि एवरी पॉइंट ट्यूब के जो ये एरिया इंटू वेलोसिटी है, प्रोडक्ट है, ये क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। यहाँ से एक कहानी ये है मतलब कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, या फिर अगर तीन सेक्शन बना दोगे तो A3 V3, सब कुछ इक्वल रहेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एरिया इंटू वेलोसिटी सेम रहने वाली है, प्रोडक्ट जो है इनका। तो मैं ऐसे लिख दूँ AV इज इक्वल टू में कांस्टेंट रहेगा, सेम फ्लूइड अगर यहाँ पर फ्लो कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ से आपको एक कहानी पता चल रही है कि जो वेलोसिटी है वो, अगर ये कांस्टेंट के नीचे मैं A लिखूँ तो वेलोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसका मतलब ये है जहाँ एरिया बड़ा होगा वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जहाँ एरिया छोटा होगा वहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो है, वो वाटर का सेम रहेगा। सेम मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो रहेगा वो सेम रहेगा। कैसे, वो चीज़ समझो ज़रा। देखो ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसका जैसे मैं एग्जांपल ले दूँ आपको कि ये वेलोसिटी कम कैसे हो रही है, एरिया बड़ा है। जैसे मान लो एक पाइप से आप पौधों में पानी दे रहे हो, ठीक है, जब उसके आगे आप अंगूठा लगा देते हो तो उसका एरिया आपने कम कर दिया, तो वहाँ स्पीड बढ़ नहीं जाती पानी की। वो क्यों बढ़ती है, क्योंकि पानी को तो उतना ही निकलना है, जितना पीछे से आया है उतना ही पानी बाहर निकलना है। अब आपने एरिया कम कर दिया तो वो क्या करेगा, अपनी स्पीड बढ़ाएगा पानी बाहर निकलने की, ठीक है ना बात। तो ये कहानी है। अब यहाँ पर समझते हैं कि रेट ऑफ फ्लो वाली कहानी क्या है। यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं कि पानी एंटर हुआ, ठीक है, मान लो डेल्टा टी टाइम में यहाँ पर जो पानी है और ये पीछे से भी पानी आ रहा है, तो डेल्टा टी टाइम में ये वाले जो, यहाँ से देखो ये वाले जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये यहाँ पहुँचे मान लो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर एंटर कितना पानी हो गया, इतना पानी एंटर हो गया। अब जब एंटर हो गया इतना पानी, तो इतना ही पानी यहाँ से भी बाहर निकल गया होगा। तो हमने मान लिया कि ये यहाँ से ये इतना पानी आ गया, डेल्टा टी टाइम में यहाँ आ गया, ये इतना पानी बाहर निकल गया। ये वॉल्यूम है एक तरह का, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या है, इतना वॉल्यूम पानी का, और यहाँ से ये इतना वॉल्यूम गया, वो इतने वॉल्यूम, मतलब जितना पानी यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से एंटर किया, इतना पानी एंटर कर गया, ठीक है। तो जब ऑब्वियस बात है फ्लो चल ही रहा है, तो हम एक पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि कितना फ्लो हुआ पानी का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इतना वॉल्यूम यहाँ एंटर करा, इतना ही वॉल्यूम यहाँ से बाहर निकल गया पानी का। तो इस वजह से ये चीज़ क्या रहती है इनकी, A इंटू वी कॉन्स्टेंट रहती है। क्या रहती है ये, A इंटू वी कॉन्स्टेंट रहती है। क्यों, क्योंकि एरिया यहाँ बढ़ा हुआ है तो वेलोसिटी कम है, यहाँ एरिया अब छोटा हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। समझ लो ना, एरिया बढ़ा हुआ है तो वेलोसिटी कम है, लेकिन यहाँ एरिया छोटा कर दिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो तो उतना ही होना चाहिए। अब रेट ऑफ फ्लो जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है आपके पास, डेल्टा वी, मतलब डेल्टा वी कह रहा हूँ, वॉल्यूम अपॉन में टाइम, पर यूनिट टाइम होता है ना, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब देखो वॉल्यूम कैसे निकलता है आपको पता है, किसी भी चीज़ का एरिया इनटू में लेंथ या हाइट कुछ भी कर देते हैं हम, यही होता है। जैसे आपको पता है एक क्यूब है अगर, तो हम क्या करते हैं इसमें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो एरिया हो जाता है हमारा, और इंटू में हाइट, ऐसे निकल गया। अगर एक मैं ऐसे सिलेंडर ले रहा हूँ तो इसका वॉल्यूम क्या होता है आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वो कैसे आता है, इसका बेस का एरिया और इंटू में ये एच, तो वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू में एच, यानी कि यह एल मान लो इसको, लेंथ ऑफ दैट सिलेंडर, और एरिया क्या होगा, जितनी इसकी रेडियस है आर, तो एरिया पाई आर स्क्वायर और ये साथ में एच, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ऐसे निकलता है एरिया इंटू में दैट हाइट, या फिर इसको लेंथ ले लो।
तो रेट ऑफ फ्लो में भी भैया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम अगर हम बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना वॉल्यूम है, दैट इज़ द रेट ऑफ फ्लो, या फिर वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होगा एरिया इंटू में लेंथ हो जाएगा, और अपॉन में क्या लिखा है हमने, टाइम। तो लेंथ अपॉन में टाइम। अब देखो एरिया मान लो इधर की हम बात करें तो एरिया हो गया इसमें A1, और लेंथ कितनी है इसके अंदर, मान लो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया तो ये हमारी L1 हो गई, तो ये L1 हो गया, और टाइम कितना लिया हमने इसमें, डेल्टा टी। तो ये A1, और देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होती है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होगी। तो ये रेट ऑफ फ्लो होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो ये रेट ऑफ फ्लो की ही बात कर रहे थे हम यहाँ पर, कि जितना रेट ऑफ फ्लो यहाँ होगा उतना ही हर पॉइंट पे इसका रेट ऑफ फ्लो होगा, ठीक है। वो अलग बात है अगर एरिया कम हो गया तो वो वेलोसिटी अपनी बढ़ा लेगा। तो A इंटू वी इज़ द रेट ऑफ फ्लो, वो क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। मैंने आपको करके भी दिखा दिया कैसे आया ये, ठीक है। अब ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, आपकी समझने की थी कि क्या है कहानी। एक्चुअल में अब हमें बात इसमें क्या करनी है, कंजर्वेशन ऑफ मास की। अब जैसे मैं आपको रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहा था यहाँ वॉल्यूम, अब इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे। देखो ये जो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 ये कैसे ड्राइव होगी, ये कंजर्वेशन ऑफ मास से होगी। मैंने कहा कि इतना मास ऑफ वाटर यहाँ से एंटर करा, उतना ही मास ऑफ वाटर यहाँ से निकलेगा बाहर। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, बताओ। तो मास जो होता है वो क्या होता है आपके पास, बताओ। अगर आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू में मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास होता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो यहाँ यानी कि मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू में क्या होगा आपका, डेंसिटी। क्लियर। और अभी अभी मैंने आपको बताया वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, एरिया इंटू में लेंथ, और इंटू में ये डेंसिटी हो गई। क्लियर है इतनी बात, बताओ। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो जरा, मैं यहाँ लिखूँगा क्या, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग इन टाइम डेल्टा टी ले रहे हैं हम, ठीक है, बिल्कुल ही स्मॉल इंटरवल टाइम का, डेल्टा टी में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, ये होएगा आपके पास वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, ये हो गया एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। अब देखो एरिया कितना है यहाँ पर, अगर हम ये एंटरिंग वाली, एंटर तो यहाँ से हो रहा है और लीव यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो एंटर हो रहा है तो ये एरिया हो गया इसका A1, और लेंथ हो गई इसकी L1, और डेंसिटी इसकी मान लो यहाँ ρ1 है, और यहाँ पर क्या है, ρ2 है यहाँ। वैसे ये जो ये डेंसिटी है ये सेम ही होगी। क्यों होगी सेम, बिकॉज ये जो फ्लूइड है ये कैसा है हमारा, इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है, ठीक है। नॉन विस्कस है, ये क्यों हम कर रहे हैं कंसिडर, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन्हीं चीज़ों के लिए कंसिडर होती है। नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल और स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो होता है, और इरोटेशनल भी होता है। इरोटेशनल क्या है, जैसे मान लो ये पानी यहाँ पर चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ आपने एक बॉल रख दी तो वो सीधी जाएगी, ना कि ऐसे रोटेट होगी इसमें। तो यानी कि ये इरोटेशनल होगा, ये रोटेट नहीं करेगा अंदर किसी भी चीज़ को, यानी कि इसका एंगुलर जो है आपके पास वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, तो भी साथ बॉल को ऐसे रखा तो ये घूमती हुई नहीं जाएगी, सीधी ऐसी चली जाएगी पानी में, ठीक है ना, बहती हुई इसके साथ। अगर ये रोटेट होगी तो मतलब क्या, रोटेशनल बिहेवियर है। तो ये तो इरोटेशनल। तो ये आइडियल फ्लूइड की कहानी होती है, जिसमें मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था कि नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, स्टेडी फ्लो और इरोटेशनल होता है। नॉन विस्कस तो समझ गए आप, जिसमें क्या होता है, फ्रिक्शनलेस रहेगा, ठीक है, तो नॉन विस्कस हो गया वो। क्लियर। और विस्कस कैसा होता है, जिसमें फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी, आइडियल फ्लूइड के लिए है ये, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ये L1 हो गया, और डेंसिटी हमने इसमें कंसीडर कर ली है ρ1, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये ρ1 इसकी डेंसिटी है लिक्विड की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये डिस्टेंस देखूँ, ये डिस्टेंस की वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वो कितनी है, लेंथ या डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, बताओ। वेलोसिटी इंटू में टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये L1 यहाँ पर कैसे निकल जाएगा आपका, वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो वेलोसिटी देखो यहाँ पर क्या है, L1 की वैल्यू अगर मैं रखूँगा तो वेलोसिटी है V1 और टाइम है इसका डेल्टा टी, और ये साथ में ρ1 आ गया, ठीक है। नाउ सेम चीज़ यहाँ करेंगे हम, मास ऑफ लिक्विड क्या होगा, लीविंग इन टाइम डेल्टा टी। तो लीविंग वाला ये है, तो यहाँ से अगर हम देखें इसमें तो ये क्या हो जाएगी कहानी आपके पास, ये सब आपका समझने का था, ठीक है। देखो क्या हो जाएगी यहाँ पर, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। तो एरिया A2, लेंथ L2, ये वाली इतनी मान लो इसने डिस्टेंस कवर किया L2 का, और साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास ये ρ2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो A2 L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की, वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो यहाँ वेलोसिटी V2 और टाइम डेल्टा टी और ये ρ2। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ज़रा
एज पर कंजर्वेशन ऑफ मास, एज पर कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा हमारे पास, मान लो ये वाला हमारा m1 ले लिया हमने और ये वाला m2 ले लिया, तो m1 इक्वल टू m2 होगा। तो यानी कि यहाँ से देखो a1 v1 और ये डेल्टा t रो 1। अब देखो यहाँ रो 1 और रो 2 है जो, इसको मैं रो ही लिख सकता हूँ, रो 1 इक्वल टू रो 2 इक्वल टू में रो, बिकॉज ये फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ही क्या होता है, डेंसिटी सेम है। बिकॉज अगर वो कंप्रेस हो जाएगा, जैसे मान लो ऐसे समझो बात, ये मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से पड़े हैं, ऐसे समझो, ठीक है। अब ये कंप्रेस कर दिया हमने, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे कंप्रेस करने पे पास पास आ जाएंगे। पहले ये इतना है, अब ये कंप्रेस कर दिया तो पास पास, तो डेंसिटी क्या हो जाती है इसकी, बढ़ जाती है कंप्रेस करने में। तो ये तो इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस भी नहीं होगा। तो यानी कि डेंसिटी क्या है यहाँ पर, सेम है। तो रो 1 इक्वल टू रो 2 इक्वल टू रो होगा। तो देखो a1 v1 डेल्टा t इंटू रो इज इक्वल टू में, क्योंकि रो 1 को भी रो ही ले लिया हमने, और ये हो जाएगा a2 v2 डेल्टा t रो 2, यहाँ से रो 2 की जगह भी रो लिखेंगे सिंपल हम, ठीक है। तो देखो डेल्टा t से डेल्टा t कट गया, रो से रो कट गया। तो यहाँ पर देखो जरा क्या आ रहा है हमारे पास, a1 v1 इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, a2 v2 आ रहा है। कितनी बात क्लियर है। और इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, कि av इज इक्वल टू में कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो प्रोडक्ट है, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी इस पार्ट पे और एरिया इंटू वेलोसिटी इस पार्ट पे वो सेम ही है, यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि वो कांस्टेंट है फिर, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये a1 v1 इक्वल टू a2 v2। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो, अब इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, क्या, इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, मतलब जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो अलग अलग है, वेरी कर रहा है। तो जो वहाँ पर जो प्रोडक्ट है एरिया का और फ्लूइड वेलोसिटी का, वो क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि ये अगर कांस्टेंट है तो v इक्वल टू में कांस्टेंट अपॉन में a, तो यानी कि v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आता है। तो यही लिखा हुआ है कि वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या है, एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, और एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। तो ये चीज़ कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये देखो यही लिख रखा है मैंने, इट मीन्स लार्जर इज द एरिया स्मॉलर विल बी द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, और वाइसा वर्सा लिख सकते हैं इसका हम, ठीक है। उल्टा भी लिख सकते हैं कि एरिया हमारा कम हो तो वेलोसिटी लार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से जो डीप वाटर है वो रन स्लो करता है। डीप वाटर रन स्लो क्यों कर रहा है, देखो जैसे ये आप ऐसे सोचो कि आप नदी के ना साइड व्यू से देख रहे हो, आप मान लो कुछ ट्रांसपेरेंट ऐसे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, जैसे ये नदी बह रही है, ये मान लो ऐसे क्या है, एक ग्लास वॉल है ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ से आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हो, ठीक है, और ये पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ बनेगा इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको कि ये पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हो इसको, ठीक है। तो ये अगर मैं 3D में बनाऊँ थोड़ा सा इस तरीके से, मान लो ये ऐसे है, ठीक है, और पानी ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ, ठीक है। तो इसकी जो गहराई है वो यहाँ पर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से ये पता चल जाएगी, ये गहराई होगी इसकी इतनी, ठीक है ना। यहाँ सामने से अगर आप देखो पानी ऐसे आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, बहता हुआ, और ये गहराई है बहुत ज़्यादा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो यहाँ पर होगा वो बड़ा होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है यानी कि एरिया बड़ा है, तो वेलोसिटी क्या होती है इसके एरिया के परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी ऐसे जा रही है वाटर की, और ये क्या हो गया इसका एरिया, ठीक है। ये ऐसे ऊपर से मत देखो, यहाँ सामने से देखो, ये एरिया ऐसे दिख रहा है, मान लो ये पानी बह रहा है, तो ये मैंने यहाँ पर ये एरिया बनाया, समझ रहे हो, ये पानी बह रहा है तो ये उसका एरिया ले लिया मैंने यहाँ पर ऐसे, और पानी ऐसे बह रहा है, तो ये गहराई जितनी होगी उतना ही एरिया बड़ा होगा। तो एरिया बड़ा हो गया तो यानी कि यहाँ से वेलोसिटी क्या होगी इसकी, कम होगी। तो कभी देखना नदी में अगर आपको दिख रहा है ना बहुत ही धीरे पानी चल रहा है, तो समझ लो बहुत गहरी है, ये ना सोचना कि बहुत धीरे पानी चल रहा है तो कुछ नहीं है, गहरी बहुत ज़्यादा होगी वो, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी कम तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी गहराई ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो डीप वाटर रन्स स्लो, जैसे ये बोला यहाँ पर कि द जेट ऑफ फॉलिंग वाटर बिकम नैरो एज इट गोज डाउन। इसका क्या मतलब है, जैसे एक मान लो नल का एग्जांपल लो आप, ठीक है, ये नल है, यहाँ से एक नल बनाया मैंने, ये पानी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जब पानी आता है तो आप देखना यहाँ पर तो ये मोटी लेयर होती है पानी की, ठीक है, और पास में आते आते ये पतली हो जाती है, ऐसे ही होता है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी अभी कम है, ठीक है, वेलोसिटी कम है तो एरिया क्या है यहाँ ज़्यादा है, ये वाला एरिया ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ ये एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एरिया कम हो गया इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, और वेलोसिटी ज़्यादा है ही क्यों है,
क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है ना। मान लो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ है और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वाला। तो इसका यही मतलब होता है ना 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है स्पीड हर सेकंड, है ना, चेंज हो रही है स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की हर सेकंड, तभी यहाँ स्क्वायर आया। बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो 10 मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, ऐसे है, ये मतलब है 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड चेंज हो रही है। तो अगले में ये 20 मीटर पर सेकंड, अगले में 30 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे बढ़ती जाएगी। तो ये बढ़ रही है यहाँ पर वेलोसिटी, तो इसका मतलब एरिया यहाँ कम होगा, इसलिए ये लेयर पतली हो जाती है, तो बिकम नैरो एज इट इज गोज डाउन। तो जेट ऑफ फॉलिंग वाटर यही बोल रहा है, जेट ऑफ फॉलिंग वाटर ये जो, ठीक है। तो ये तो मैंने नल का एग्जांपल दिया। ऐसे कहीं से भी ऊपर से पानी गिर रहा हो तो आप देखना नीचे आते आते वो नैरो हो जाता है। क्लियर है, जैसे एक झरना ही देख लेना, ऊपर से पानी पूरा वो आ रहा है लेकिन नीचे आते हुए वो झरना ऐसे थोड़ा सा नैरो हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई है? खिचपिच तो नहीं लग रही इधर? ठीक है, देखो साथ साथ समझते रहो और उतारते रहो तो ज़्यादा सही है। सोचोगे अगर बाद में उतारेंगे तो बहुत खिचपिच हो जाती है बिल्कुल ही सिंपल। देख लो ये 2 लाइनों में इसकी डेरिवेशन होगी आपकी। मेन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना था, मास निकालना था। जितना मास ऑफ वाटर इधर गया उतना ही मास ऑफ वाटर इधर है। अब मास कैसे निकालते हैं इसमें सोचो जरा, ये तो पानी फ्लो ही कर रहा है। तो हमने क्या किया, डेल्टा टी टाइम में देख लिया कितना पानी यहाँ तक फ्लो हुआ, उतना ही पानी हमने देखा डेल्टा टी टाइम में यहाँ पर भी फ्लो हुआ होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाला जो है वाटर ले लिया कि डेल्टा टी टाइम में कितना वाटर है इसका मास, और यहाँ पर डेल्टा टी टाइम में यहाँ जितना वाटर निकला उसका मास। तो कंजर्वेशन मास से हमें ये पता है कि जितना मास इधर पानी का निकलेगा उतना ही मास पानी का इधर भी निकलेगा। तो डेल्टा टी टाइम में पर्टिकुलर में हमने ये चीज़ देख ली यहाँ पर। उसके बाद कुछ नहीं, m1 इक्वल टू m2 किया, और m1 m2 निकालने का तरीका आपको बता ही दिया। क्या होता है, मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ, और लेंथ को हमने लिख दिया वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इस तरीके से ये करके आया हमारा। और डेंसिटी यहाँ भी और यहाँ भी बराबर ही होगी, तो क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है। तो बहुत ही सिंपल है, बस m1 इक्वल टू m2 किया और हमारा a1 v1 इक्वल टू में a2 v2 आ गया यहाँ से, बिल्कुल ही सिंपल कहानी में। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या है। ठीक है, नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है, स्टेडी फ्लो होगा और इरोटेशनल होगा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे जो है आपको क्लियर हो जाएगी कहानी। देखो, एक आइडियल फ्लूइड है, इस ट्यूब में बह रहा है। ठीक है, यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से लीव हो रहा है। इसका यहाँ पर रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, यहाँ रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो रेडियस और यहाँ पर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, हमें v2 बतानी है, और डेंसिटी इसमें रो ही है। ठीक है, तो सेम ही होती है डेंसिटी, हमें पता ही है जब ये सेम फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमें तो पता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से कि जो a1 v1 इक्वल टू में क्या होता है a2 v2, तो हम यह निकाल देंगे। अब यहाँ पर एरिया क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, बिकॉज यहाँ रेडियस दी हुई है, तो एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम a1 निकाल लें तो पाई, और मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ यहाँ, देखो पाई r1 स्क्वायर v1, और यहाँ हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर v2। क्लियर, अब यहाँ जो देखो, जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में है, और ये जो दे रखा है आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको भी मीटर में कर दो। r1 इक्वल टू में 2/100 हो जाएगा मीटर, और ये वाला r2 कितना हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा। वैसे तो ना भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में ही आना था। क्यों? क्योंकि इधर रेडियस की वैल्यू पुट करोगे सेंटीमीटर में, यहाँ रेडियस की सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट ही जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो इस तरीके से भी कर लो, यहाँ पर भी यही कहानी बनेगी। देखो पाई से तो पाई कट गया, r1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2/100 का स्क्वायर, और v1 है हमारे पास 4, r2 कितना है हमारे पास 4/100 इसका स्क्वायर, और v2 हमें निकालना है। तो सिंपल हो जाएगा, देखो 2 2 था 4, और ये देखो ये नीचे 100 का स्क्वायर बना दिया हमने, और ये 4 साथ में मल्टीप्लाई, 4 4 था ये 16, और नीचे 100 का स्क्वायर हो गया, और ये v2। क्यों 100 का स्क्वायर सोल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कट ही जाएगा। तो यहाँ भी 16 आ गया, और ये भी 16 v2, तो v2 कितना आ गया हमारे पास 16/16 यानी कि 1। तो 1 मीटर पर सेकंड की v2 आ गई, यानी कि अब देख लो यहाँ पर एरिया ऑब्वियस बात है ज़्यादा ही होगा, क्योंकि रेडियस इसकी ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी इसकी कमी आएगी यहाँ पर। क्लियर है, और इसको आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे। कैसे? जैसे हमें पता है कि इसकी रेडियस दी हुई है, तो जो एरिया बनता है वो स्क्वायर में बनता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देख लो, ये कितना बनता है हमारे पास, अगर हम देखें तो स्क्वायर बन रहा है ये, तो ये 2 2 सा ये 4 बनता, और इधर कितना बनता है ये, मान लीजिए कितना होता, 16 होता। ठीक है, तो यहाँ एरिया कितनी टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स। ऑब्वियस ही बात है, अगर स्क्वायर हो रहा है ना किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो उसका मतलब क्या है कि वो कितना टाइम्स बढ़ रहा है इस चीज़ से, 4 टाइम्स। यहाँ से ही समझ लोगे। देखो पाई आर स्क्वायर किया मैंने, पाई r1 स्क्वायर किया, तो 2 2 का 4 हो गया, और यहाँ पाई r2 का स्क्वायर करा, तो पाई को तो हम कंसीडर नहीं कर रहे, नॉर्मल सोचो, ये 16 हो गया। तो कितना टाइम्स बढ़ गया, 4 4 का 16, 4 टाइम्स एरिया इंक्रीज़ हुआ।
अगर 4 टाइम्स एरिया इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, इसको मतलब समझ लेना कि 2 टाइम्स बढ़ रहा है, ये तो रेडियस है ना, एरिया 4 टाइम्स बढ़ रहा है। एरिया अगर 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसका उल्टा 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये v1 कितना है 4 है, तो ये 4 टाइम्स कम करेंगे, तो 4 × 4 टाइम्स कम करेंगे तो कितना आ गया 1 आ गया। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे इसको, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 टाइम्स समझ लेते हैं एरिया। 2 टाइम्स थोड़ी है, ये तो रेडियस है 2 टू द 4। एरिया जब निकाल लोगे तो वो 4 टाइम्स बढ़ा हुआ आएगा। यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा है, ये देख लो, ये पाई 4 है या 4 पाई है और ये 16 पाई है, तो 4 4 द 16, 4 टाइम्स बढ़ रहा है ना एरिया, तो वेलोसिटी 4 टाइम्स ही कम हो जाएगी। तो यानी कि 1/4 कर देंगे यहाँ पर, तो 1 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को, ठीक है। तो मेन कहानी क्या है इसमें कि कितना मास एंटर करा लिक्विड का उतना ही लीव करेगा, और मास निकालने का तरीका आपको बता ही दिया। एंड में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, A1V1 यानी कि AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, A1V1 इक्वल टू A2V2 यानी कि AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये मैंने आपको बताया AV क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है, यहाँ से आपको बता भी दिया मैंने करके कि रेट ऑफ फ्लो क्यों बोलते हैं। तो यानी कि इस केस में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या है कि रेट ऑफ फ्लो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, चाहे पतला हो पाइप चाहे मोटा हो कहीं से, ठीक है। इतनी बात, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। जैसे कि आप घर में पाइप से पानी देते हो पौधों में, तो वहाँ पर आप देखना जो भी फ्लो है पानी का, जब आप उसके आगे अंगूठा लगा देते हो तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने तो उतना ही फ्लो बाहर निकालना है, तो स्पीड बढ़ा के निकाल लेगा उतना ही पानी। क्लियर है? बताओ जी, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सी थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो फंडा आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।